तो ख़वातीन और हज़रात आदाब, नमस्ते। और मेरे लिए आज ये बड़ी बाइस फ़ख्र बात है, एंड आई थिंक आई स्पीक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन आई से दिस, कि शबाना आज़मी साहिबा और जावेद अख्तर साहब हमारे साथ हैं, हमसे मुखातिब हैं और हमसे रूबरू हैं। आप दोनों जो हैं वो हमारे जहन और दिल में, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में इस तरह घुल मिल गए हैं कि किसी विकीपीडिया नोयत वाले तारुफ के मोहताज नहीं। नेशनल अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम सब वाकिफ़ हैं। पहला सवाल जो है उसमें मैं शबाना साहिबा से मुखातिब हूँ। आपके वालिद कैफ़ी आज़मी जी, ही वॉज़ अ कार्ड होल्डिंग मेंबर ऑफ द पार्टी। आपकी तरबियत में, परवरिश में, अपब्रिंगिंग में एक समाजवादी सोशलिस्ट सोच रही है, तो वो बीज जो बचपन में बोए गए, उनके आगे जाके कैसे असरात मुरतब हुए? और आपके पिता का आप पे आशीर्वाद बना रहा, ज़ाहिर है। कैफ़ी साहब कॉल टू एक्शन, उनके जो वो यादगार अल्फाज हैं कि आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। सो शबाना साहिबा, हाउ डिड योर चाइल्डहुड, your father's worldview shape your personal politics? देखिए, 9 साल की उम्र तक मैं रेड फ्लैग हॉल, एक कम्युनिस्ट पार्टी का कम्यून था जिसमें 8 ख़ानदान रहते थे, 8 फैमिलीज़ रहती थी, जिनके पास सिर्फ एक 220 स्क्वायर फुट का कमरा था और एक छोटी सी बालकनी थी जिसको मम्मी ने अपना किचन बना लिया था। 8 फैमिलीज़ के पास सिर्फ एक बाथरूम था और एक टॉयलेट था। तो कम्यून जैसा सिचुएशन वहाँ था, लेकिन उसमें जो लोग रहते थे, अली सरदार जाफरी, कैफ़ी आज़मी, मुनीश नारायण सक्सेना, सावन कुमार, बहुत सारे इस तरह के बहुत बड़े लोग उसमें रहते थे। हमारे यहाँ पैसे बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि कैफ़ी साहब कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे और जो भी पैसे वो कमाते थे वो कम्युनिस्ट पार्टी को जाते थे और सिर्फ 40 रुपए महीना कैफ़ी साहब को मिलता था अपने ख़ानदान को चलाने के लिए। अब पैसों की तो कमी थी, लेकिन और जो चीज़ें हमको मिली, जैसे कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसके लिए मोहब्बत, सोशल जस्टिस, वुमेन एम्पावरमेंट, इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है कि हमको बिठा के उनके ऊपर लेक्चर दिया गया है, लेकिन जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने जी है उसका जाहिर है कि असर हम पर होगा। कैफ़ी साहब और मेरी वालदा शौकत कैफ़ी का ये मानना था कि कला को एक सामाजिक बदलाव के लिए एक मीन्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एज अ सोशल चेंज। जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं मियाँ बीवी के, वो वहाँ नहीं थे क्योंकि मम्मी काम करती थी थिएटर में, तो अब्बा मेरे बाल भी बनाते थे, मुझे तैयार भी करते थे, मुझे स्कूल भी ले जाते थे। और इस तरह के जो ट्रेडिशनल हस्बैंड वाइफ रिलेशंस हैं वो वहाँ नहीं थे। जो था वो एक बहुत हेल्दी लव फॉर लाइफ एंड लव फॉर आर्ट वहाँ था। दैट्स हाउ आई ग्रो अप। दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर जिंदा दिली। जी जी जी। जावेद साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं, ज़ाहिर है स्क्रीन राइटर भी हैं। कहा जाता है और मेरा भी ये मानना है कि शोले से पहले का दौर था और शोले के बाद का दौर है हिंदी सिनेमा में। तो जावेद साहब, एक तरफ तो आपका दीवार फिल्म का वो आइकॉनिक डायलॉग है जो मुसलसल दोहराया जाता है, 4 सू आज भी गूंजता है, मेरे पास माँ है। उसी खेमे में, उसी नोयत का, उसी तरह का एक और डायलॉग है जो इतना नहीं दोहराया जाता। त्रिशूल फिल्म में विजय का जो किरदार है, उसकी कंपनी शांति कंस्ट्रक्शंस, जो मेरी उम्र के हैं, अधेड़ उम्र के, उनको याद होगी ये फिल्म सीन ब सीन और उनको शांति कंस्ट्रक्शंस नाम याद होगा। तो उसमें विजय का ये कहना, जब वो एक बिल्डिंग खरीद रहा होता है, कि इस बिल्डिंग के लिए आप मुझसे जितना भी मांगते मैं आपको देता, आई एम पैराफ्रेजिंग, इस बिल्डिंग के लिए आप जितना भी मुझसे मांगते मैं आपको देता, क्योंकि जब ये इमारत बन रही थी तो मेरी माँ ने यहाँ ईंटें उठाई हैं, मजदूरी की है। तो ये तो ऐसे दमदार डायलॉग इन्होंने लिखे हैं, ये तो ज़ाहिर है माँ की शान में, माँ की अकीदत है।
आराधना है, माँ की शान में है। बाप बेटे के रिश्ते की जानिब इशारा मिलता है आपके इन अल्फाज में कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में शफ़क़त के समंदर को छुपाए हो. So that often unspoken but deep love that a father has for his son. I'm sure many people in the audience can relate to that. तो जानिसार साहब के बारे में ये तासुर है कि वो ज़ाती तौर पे शर्मीले थे. He was a reticent, retiring sort of man. लेकिन उनकी जो शायरी है उनकी, उसमें दबे अल्फाज के बावजूद एक शिद्दत है, you know, the सतह के नीचे, the passion below the understatement. तो which really is, जिन्होंने भी उन्हें पढ़ा है, that's really exquisite, माशाल्लाह. तो उसके बारे में अगर आप कुछ कहें, you know, the passion under the below the understatement, जो शिद्दत थी दबे लहजे के नीचे भी. मेरा ऐसा ख्याल है कि आप अगर देखेंगे ट्रेडिशनली 2 स्कूल्स रहे हैं उर्दू पोइट्री के, ख़ास तौर से एक दिल्ली का स्कूल और एक लखनऊ का. दिल्ली क्योंकि कैपिटल था और बहरहाल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस भी ज़्यादा थे, और उसके अलावा जो हमारी सरकारी ज़बान अदालत की ज़बान रही है बहुत ज़माने तक, वो पर्शियन थी, जो रॉयल कोर्ट की ज़बान होती थी, न सिर्फ यहाँ दिल्ली में बल्कि और दूसरी जगहों पे भी. इवन पेशवास की कोर्ट में भी जो ज़बान होती थी, कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन होती थी. तो कोई हैरत की बात नहीं कि दिल्ली की ज़बान पे पर्शियन का बहुत असर था. लेकिन जैसे जैसे आप दिल्ली से दूर होते जाते थे और लखनऊ की तरफ चलते थे, तो ज़बान सादा होना शुरू होती थी और पर्शियन के इन्फ्लुएंस कम होने लगते थे. और जिसे आप सही खड़ी बोली कहें और बिल्कुल साफ सिर्फ उर्दू कहें या हिंदुस्तानी कहें, हिंदी कहें, वो आपको फिर अवध में मिलना शुरू होती. तो लखनऊ के शायर ट्रेडिशनली बहुत सादा लैंग्वेज में लिखते. उनके यहाँ वो पर्शियन की इजाफतें और वो फ्रेजेस और वो कंपाउंड वर्ड्स नहीं मिलते जो कि आपको दिल्ली की शायरी में मिलते हैं. तो यही ज़मान मैं जब अपने दादा की पोइट्री पढ़ता हूँ तो उसमें भी है, और उसके बाद अपने फादर की. हालांकि इनकी सेंसिबिलिटीज़, टॉपिक्स, मिजाज बिल्कुल अलग है. हमारी फैमिली में एक ही ट्रेडिशन है कि हम लोग ट्रेडिशन पे नहीं चलते हैं. तो वो बिल्कुल अलग है, लेकिन ट्रांसपेरेंट ज़बान है. मुझे एक बात जो कही थी मेरे फादर ने, होता क्या है कि शायर, जैसा कि शबाना ने बताया, पैसा तो होता नहीं, कोई प्रॉपर्टी, कोई फैक्ट्री, कोई ज़मीन, कोई खेत खलियान तो अपने बच्चों को दे के नहीं जाते हैं आम तौर से. वैसे मैं दे के जाऊँगा, लेकिन आम तौर से नहीं देते हैं, कुछ और देते हैं. वो एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग और दूसरी नॉलेज होती है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका आप दाम नहीं लगा सकते. मुझे याद है कि मेरे फादर ने मुझसे एक बात कहा था कि देखो, मुश्किल ज़बान में लिखना बहुत आसान है, लेकिन आसान ज़बान में लिखना बहुत मुश्किल. आसान ज़बान में आप तभी लिख सकते हैं जब अपने ख्याल पे आप बिल्कुल क्लियर हो कि आप कहना क्या चाहते हैं. बड़े बड़े जो लफ्ज़ होते हैं और ख़ास तौर से एब्स्ट्रैक्शन जो होते हैं, कुछ अजीब अजीब आपने कोहरे की में तस्वीरें बना दी, तो आदमी बेचारा मारे डर के खुद ही कुछ माने निकाल लेता है उसमें से. लेकिन अगर आपकी ज़बान ट्रांसपेरेंट है तो साफ पता चलता है कि आप कह क्या रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, तो आप पता चल जाता है. तो आपका ख्याल सही होना चाहिए. यही मैं उनकी शायरी में देखता हूँ. उनकी शायरी में बहुत ही कम मुश्किल अल्फाज आते हैं. कुछ नज़में हैं जिनमें आते हैं जिससे आपको ये मालूम होता है कि इस आदमी को वोकेबलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी वोकेबलरी बहुत बड़ी है. लेकिन 90% पोइट्री जो है वो इतनी ट्रांसपेरेंट लैंग्वेज में है, जो कि बहुत अच्छी बात. दूसरे ये कि ये जो एक तरफ ट्रांसपेरेंट लैंग्वेज उर्दू के कल्चर, लखनऊ का कल्चर रहा है, और दूसरे अंडरस्टेटमेंट, कि जहाँ आप कोई बात को बहुत ज़ोर से कहें या दावा करें, वो वहाँ की शायरी में आपको कम मिलता है कि मैंने ये किया, मैं ऐसा हूँ. तो वो आपको उनकी शायरी में नहीं मिलता. बहुत अगर शिकायत भी है तो दबे दबे अल्फाज में,
और अगर मोहब्बत है तो दबे दबे अल्फाज में, लेकिन कभी कभी थोड़ा बाहर निकल गए हैं मोहब्बत के मामले में। लेकिन चलो ठीक है, अब फादर है, क्या कहूँ। जावेद साहब, अगर मुमकिन हो तो कुछ मिसालें भी दें इस बात की, इस इजहार मोहब्बत की। देखिए, एक दो शेर बड़े खतरनाक हैं कि ये हमसे ना होगा कि किसी एक को चाहें, ये हमसे ना होगा कि किसी एक को चाहें, ऐ इश्क हमारी न तेरे साथ निभेगी। तो जावेद साहब, क्या आप उनके कहने पे चलें? आपका क्या ख्याल है, सिर्फ एक क्लैप के लिए सच बोल दूंगा? एक और शेर सुनिए कि देखिए, अब इस पे शेर सुना देता हूं। यूं तो एहसान हसीनों के उठाए हैं बहुत, यूं तो एहसान हसीनों के उठाए हैं बहुत, प्यार लेकिन जो किया है तो तुम्ही से हमने। वाह, क्या बात है। तो ये ऐसे शेर भी कहे हैं उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आम तौर से वो बहुत संभली हुई सी अंडरस्टेटेड पोइट्री है, धीमी आंच पे जिसे कहे वो शायरी है। ये शायरी जो है, देखिए, अच्छी शराब और जो शैम्पेन है और जो ठर्रा है, उसमें फ़र्क ये होता है कि ठर्रा बड़ी जल्दी चढ़ता है और जल्दी उतर जाता है। शैम्पेन बहुत धीरे 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 असर बनाती है, लेकिन फिर बहुत देर तक रहती है। मुझे जो है जानिसार अख्तर के कुछ शेर बहुत अच्छे लगते हैं। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर, चुपचाप से सो जाए तो लगता है कि तुम हो। वाह। क्या बात। अगला सवाल मेरा शबाना साहिबा से। यू आर ऑब्वियसली, एज वी ऑल नो, अ डीपली पॉलिटिकल पर्सन। दोनों मियाँ बीवी बल्कि सिर्फ अदबी और फिल्मी हस्तियाँ नहीं हैं, जागरूक नागरिक हैं, दुनिया के शहरी हैं, वर्ल्ड सिटीजन्स हैं। सो व्हेन वी कॉल पीपल लाइक शबाना साहिबा एंड जावेद साहब पॉलिटिकल, यू नो, ये हल्का लफ्ज़ नहीं है। इट्स नॉट पॉलिटिक्स विद अ स्मॉल पी जिसे कहते हैं। सिर्फ सियासी तंजीमों का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का एज सच पॉलिटिक्स नहीं है। व्हेन वी से दे आर पॉलिटिकल पीपल, वी मीन पॉलिटिक्स विद अ बिग पी। एक वो जो प्रो वर्किंग क्लास, प्रो पुअर सेंसिबिलिटी है, जो मजलूम तबका है, या मजलूम कहना भी नहीं सही, मैं तो कहूँगी जो मेहनत कश तबका है, उनके साथ इनकी सॉलिडारिटी, इनकी हमदर्दी, जो कि एक मरकज़ी उसूल रहा है इनकी ज़ाती सियासत का। तो अलावा इसके मेरा मानना है कि फेमिनिज़म एक मरकज़ी मकाम है इनकी पर्सनल पॉलिटिक्स में। फेमिनिज़म इज़ फ्रंट एंड सेंटर इन शबाना जीज़ पॉलिटिक्स। और द पर्सनल इज़ द पोलिटिकल, फेमिनिज़म का मरकज़ी उसूल, फेमिनिज़म 101, द पर्सनल इज़ द पोलिटिकल। जो आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में करती हैं, उसका बराह रास्त डायरेक्टली ताल्लुक़ है आपका जो आचरण है, जो आपका कॉन्डक्ट है सरेआम। तो कैफ़ी साहब की जो शायरी है इस हवाले से, औरत ऑफ कोर्स इज़ एन आइकॉनिक पीस ऑफ पोइट्री, एंड उसमें एक तरह का जोश है। इट्स अ वेरी डायनामिक ब्रांड ऑफ फेमिनिज़म जिसे कहते हैं। तो उस पुरजोश नोयत के फेमिनिज़म के बारे में और कैफ़ी साहब की शायरी में उसका किस तरह से बेशुमार मिसालें मिलती हैं, उसका मुज़ाहिरा है, उसके बारे में आप कुछ कहें। देखिए कैफ़ी साहब, जिस नज़्म का आपने जिक्र किया, औरत, वो अर्ली 40s में लिखी गई थी। मतलब आज से 70 साल पहले, जब ये माना जाता था कि औरत का काम ये है कि वो घर पे बैठे और वो रसोई घर को फॉलो करे और अपने बच्चों की देखभाल करे और मर्द जाके आगे संघर्ष करे। उस ज़माने में कैफ़ी साहब ने कहा था, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। उसके भी कुछ बंद सुनाती हूँ। कद्र अब तक तेरी तारीख़ ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख़ का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जहद में है, जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, उड़ने खुलने में है, निखत ग़मे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं,
उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो जाहिर है कि जो शायर ऐसा 1940s में लिखेगा तो उन्होंने ज़ाती ज़िंदगी में क्या किया, चाहे वो अपनी बीवी के साथ उनका रिश्ता हो या अपनी बेटी के साथ या अपनी बहू के साथ जो रिश्ता है, उनकी कहनी और करनी में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं था। वो इसी तरह से इक्वालिटी, जेंडर एम्पावरमेंट की बात करते थे। और देखिए, उनकी शायरी के बारे में तो लोग बहुत जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने मिजवा, जो छोटा सा गांव था जिसमें उनकी पैदाइश हुई थी आज़मगढ़ में, वहाँ जाकर वो पिछले 20 साल अपनी ज़िंदगी के उन्होंने वहीं गुजारे। वहाँ उन्होंने एक NGO फॉर्म किया, मिजवा वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें लड़कियों को लेकर उनकी तालीम, उनके कंप्यूटर स्किल्स, उनकी एम्ब्रॉयडरी स्किल डेवलपमेंट में उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से मिजवा, जो एक इतना छोटा सा गांव था जो बिल्कुल वक्त में मुंजमद था, आज सारी दुनिया उसको जानती है, क्योंकि मनीष मल्होत्रा जो कि बॉलीवुड के इतने बड़े डिज़ाइनर हैं, वो अपने तमाम एम्ब्रॉयडरी चिकनकारी जो है वो करवाते हैं मिजवा की औरतों से। तो उन्होंने, बिकॉज कैफ़ी साहब का ये मानना था कि अगर सही में हिंदुस्तान को तरक्की करनी है तो उसको अपने गाँव की तरफ देखना पड़ेगा, जहाँ 80% आबादी रहती है, और ख़ास तौर से औरत और लड़की को केंद्र सॉरी बिंदु मैं बनाना इंटरप्ट कर रहा हूँ, चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कैफी साहब ने बात कुछ लोगों को बताई नहीं थी कि गांव का ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स आए हैं इलेक्शन से वो बात पता चल गई है कि अगर नहीं मालूम हुआ तो मालूम हो जाना चाहिए। तो कैफी साहब के काम में, उनकी ज़िंदगी में, उनकी तरबियत में औरतों के हक़ को लेकर उन्होंने हमेशा प्रैक्टिस की है। तो मेरे लिए ये जाहिर था कि ऐसे माँ बाप की मैं बेटी थी, और जिस तरह की फ़िल्मों में मैं काम कर रही थी उसका असर तो मुझ पर होगा ही। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ कि मैंने एक फ़िल्म में काम किया था, उसका नाम था अर्थ। पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं। देखिए, तो वो फिल्म जब रिलीज़ हुई तो मेरे घर में झुंड की झुंड औरतें आने लगीं, इस उम्मीद के साथ कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी में जो शादी को लेके मसले हैं वो मैं हल करूँगी। तो मैं तो बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मैं तो समझती थी मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ। लेकिन फिर मेरा वुमेन्स मूवमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट जो हुआ वो इसकी वजह से वहाँ से शुरुआत हुई। जब मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि एक पूरी नस्ल के लिए, एक पूरी पीढ़ी के लिए, और मेरे ख्याल से आज की औरतों के लिए भी शबाना जी हैज़ बिन अ फेमिनिस्ट रोल मॉडल। तो कुछ चीज़ें इंसान इंटरनलाइज कर लेता है। मुझे याद है कई दिहाइयों पहले मैंने आपका दूरदर्शन पे एक इंटरव्यू सुना था, जिसमें आपने यू टॉक्ड अबाउट हाउ ओल्डर वुमेन आर एक्चुअली इन अ वे more attractive human beings because उनका तजुर्बा इतना होता है, they are rich with life experience। तो अब जबकि मैं अधेड़ उम्र में हूँ, मुझे I have held on to that as a as a touchstone because we all have anxieties of aging कि भाई अब अधेड़ उम्र के हो गए। लेकिन आप ये दूसरी बार है कि आपने अपने आप को अधेड़ कहा है। नहीं, वही मैंने मुझे कहा ना, देखिए, anxiety आप of समझ aging। नहीं मेरा क्या प्रॉब्लम। हाँ। अगर आप अधेड़ हैं तो मुझे तो मरे जमाना हो चुका है। जी जी आप मेरा ख्याल रखिए और अपने को अधेड़ ना कहिए। जी ओके जी बिल्कुल। तो एक तो ये बात, और एक बात आपने इरफान साहब के साथ, शबाना जी इरफान साहब के साथ राज्यसभा टीवी में इंटरव्यू में कही थी, मैंने सुनी थी, बहुत अच्छा इंटरव्यू था, जिसमें आपने कहा था कि एक बार आपने अपने अब्बा से पूछा था कि बाबा आप तब्दीली के लिए काम करते हैं, तो मुमकिन है आप तब्दीली के लिए काम करते हैं, माजरत आपने कहा कि आप तब्दीली के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर हमें वो कामयाबी नहीं मिल रही है तो क्या करें, हम हताश ना हो, क्या करें, कैसे हौसला बढ़ाएं? तो उसमें जो कैफ़ी साहब ने आपको जवाब दिया। कैफ़ी साहब ने मुझसे कहा था, और वो बात जो है मेरे लिए एक मंत्र बन गया ज़िंदगी में जब मैं काम करती हूँ। उन्होंने कहा था, बेटे जब आप तब्दीली के लिए काम करते हैं तो इस उम्मीद में ये गुंजाइश भी रखें कि शायद तब्दीली आपकी ज़िंदगी में ना आए, लेकिन ये यकीन रखना चाहिए कि अगर आप पूरी सच्चाई और मेहनत से काम करते रहें तो तब्दीली आएगी, चाहे वो आपके जाने के बाद ही क्यों ना आए। बहुत ही दमदार बात है ये कि तब्दीली
शायद हमारी दौरान ज़िंदगी ना आए, लेकिन उसके बाद आएगी। हम एक कड़ी का हिस्सा हैं, और फेमिनिज़म का भी यही उसूल है कि जो आजकल कुछ लोग इसे बड़ा अनकूल, इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड अनसेक्सी समझते हैं ख़ुद को फेमिनिस्ट कहना, तो ये बात हमें, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इस बात को हमें कबूल करना चाहिए कि हमसे पहले भी फेमिनिस्ट गुजरी हैं और उन्होंने उन हुकूक के लिए लड़ाई लड़ी है जिनको हम आज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो हमारा हक है, लेकिन उसके लिए हमसे पहले ख़वातीन लड़ी हैं, बशमूल शबाना जी, और हम उस कड़ी का हिस्सा हैं। तो अपनी तारीख को नकारना या फेमिनिज़म को अनकूल, अनसेक्सी समझना मेरे ख्याल से नासमझी है। तो आई वांटेड टू जस्ट सॉर्ट ऑफ पुट दैट आउट देयर। तो जावेद साहब, कमिंग टू यू, जानिसार जी की शायरी के साथ साथ एक सेकंड, मुझे आपसे एक गिला है। आपने मुझसे बातचीत जानिसार अख्तर की जवानी से शुरू की, मेरा बचपन भूल गई आप। तो आप ज़रा मुझसे भी मेरे बचपन के बारे में पूछ लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इशारा किया था उसकी जानिब, बट मैंने सोचा थोड़ा आप पे छोड़ूं मैं कि आप वो सिरा पकड़ते हैं कि नहीं। जी जी, मैं बताता हूँ। अब ये सब बताया भी आपको शबाना जी ने कि कम्यून में थी और किस तरह से, तो मेरे भी कुछ बचपन के बड़े दिलचस्प किस्से। 3-4 साल की उम्र, 5 साल की उम्र थी तब ये कम्युनिस्ट पार्टी बैन हुई थी तेलंगाना मूवमेंट के हिस्से में, और उस वक्त जो कम्युनिस्ट लोग थे वो या तो जेल में थे, जैसे मजरू साहब, जाफरी साहब, ये जेल में थे, कैफ़ी साहब अंडरग्राउंड थे, मेरे फादर भी अंडरग्राउंड थे, और सरकारी नौकरी थी, नौकरी भी चली गई उनकी। तो हमारी माँ थी और मैं और मेरा छोटा भाई रहते थे, वो पढ़ाती थी और वही पाल रही थी, ये बाप तो हमारे अंडरग्राउंड थे। तो अब हमें घर में स्टालिन की तस्वीर थी, वही एक जो रिलीजियस चीज़ एक ही थी हमारे घर में, वो स्टालिन की तस्वीर। तो मैं जब 4-5 साल का था, आपको समझेंगे कि मैं आपको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये हकीकत है कि 4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में मुझे यकीन था कि ये मेरे ग्रैंडफादर की तस्वीर है। और मुझे याद है कि व्हेन इट डॉन्ड अपॉन मी दैट स्टालिन इज नॉट माय ग्रैंडफादर, तो मैं कितना डिसअपॉइंट हुआ था। तो हमारी माँ हमें बताती रहती थी कि देखो अभी इनकलाब आएगा और तुम बड़े हो गए और तुम्हें इनकलाब के लिए लड़ना है, और अच्छा जेल जाते हैं लोग इनकलाब में, ये भी बताया गया था हमें। तो जब खाने पे कोई मैं एतराज़ करता था दाल नहीं अच्छी, तो मेरी माँ यही कहती, जेल में अगर यही दाल मिली तो मैं चुपचाप खा लेता था। फिर पता नहीं मुझे किसने बता दिया था कि जेल में जो खाना होता है उसमें मिर्चें बहुत होती हैं, तो मैं बहुत ही बचपन में हरी मिर्च खाने की कोशिश करने लगा था, ये सीखने के लिए कि कभी जेल गए तो प्रॉब्लम ना हो। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब इन बातों को याद करता हूँ, तो मुझे हैरत नहीं होती कि कोई आदमी बड़े होके भी रिलीजियस कैसे रहता है, कि उसे बेचारे को बचपन में इस तरह से सिखा दिया गया होगा जैसे मुझे सिखा रहे थे। शुक्र है मैं तो थोड़ा सा निकल आया हूँ, लेकिन बाकी लोग नहीं निकलते हैं। वो जो बचपन में बता दिया गया। तो ये जो घुट्टी में चीज़ चलती है, वो उससे आप कितने भी निकल जाएं, आप कहें कि भाई वो जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट है उसने वर्क नहीं किया सोवियत यूनियन में, सेंट्रलाइज हो जाती है, वो सब आप छोड़ दिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं ऑब्सलीट हैं इन न्यू वर्ल्ड, लेकिन बेसिक लव फॉर ह्यूमैनिटी, सेंस ऑफ इक्वालिटी, सेंस ऑफ फेयरनेस, योर सिंपैथी फॉर द वीकलिंग, फॉर द डाउन ट्रॉडन, वो तो आपके अंदर घुसा देता है सोशलिज्म, वो नहीं निकल सकता। तो उसी तरह से जो कम्युनिस्ट घर में पैदा हुआ है, सोशलिस्ट घर में पैदा हुआ है, वो कितना भी कहीं चला जाए, लेकिन उसका बेसिक जो ह्यूमन साइड है कम्युनिज्म का या सोशलिज्म का, वो उसमें से कभी नहीं जाता। एक सेंसिबिलिटी शायद जिसे कहते हैं, दैट वर्किंग क्लास सेंसिबिलिटी। दोस्तों, हम देसी लोग जो हैं, जाहिर है हम सब पे हिंदी सिनेमा का जादू सर चढ़ के बोलता है। इनफैक्ट इन गुड एंड समटाइम्स स्लाइटली प्रॉब्लमैटिक वेज, हिंदी सिनेमा सीम्स टू हैव सबजूम्ड अर्बन पॉप कल्चर। तो जावेद साहब, आपने एक दफ़ा कहा भी था कि हिंदी फिल्मी गीत जो हैं वो मॉडर्न फोक सॉन्ग्स हैं,
एक बार आपने कहा था। तो सच है कि हमारे पूरे तसव्वुर, हमारी पूरी इमेजिनेशन में हिंदी फ़िल्मी गीतों की तासीर सी छाई हुई है। और जो मगरब में एक रिवाज है कि बाज़ दफ़ा एक किस्म का ड्राई म्यूज़िकल अप्रिसिएशन होता है, हमारा वैसा नहीं है। हमारे लिए फ़िल्मी गीत जो हैं हमारी ज़िंदगी का साउंड ट्रैक हैं। दिल टूटता है, मसरत के लम्हात, शादियों में, बारात में बजते हैं, यहाँ तक कि जगरातों में भी भजन जो होते हैं वो फ़िल्मी धुनों पे उनको सेट किया जाता है टू वेरी मिक्स्ड रिजल्ट्स। तो हमारा जो पूरा ख़ित्ता है, कहने से मुराद ये कि हमारा जो पूरा ख़ित्ता है जनूबी एशिया का, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हम सब के लिए हम गीतों को बहुत पर्सनली लेते हैं, बड़ा ज़ाती तजुर्बा होता है हमारे लिए। तो जानिसार अख्तर और कैफ़ी साहब जो हैं, दोनों का हिंदुस्तानी सिनेमा से बाहैसियत लिरिसिस्ट बहुत गहरा रिश्ता रहा और बहुत ही नहायत ही खूबसूरत गीतों का तोहफ़ा उन्होंने हमें दिया है। तो मैं चाहूँगी कि आप दोनों या तो अपने वालिद का या अपने ससुर साहब का हमें कुछ उनके गीतों के बारे में हमें बताएं, क्यों आपको वो ख़ास तौर पे पसंद हैं, वो बताएं। मुझे ऐसा लगता है, पहले गीतों से पहले ज़रा एक थोड़ी सी तमहीद बांधू, आप इजाज़त दे तो, कि ये एक बड़ा सोचा समझा सा डिसीजन था शायद लेफ्टिस्ट ग्रुप का, कि अब वो ख़ुद तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे मास मीडिया इस स्केल पे। उस ज़माने में भाई टीवी ये तो सारी चीज़ें भी नहीं थीं, इतने वसाइल नहीं थे कि आप नेट पे डाल दें, और ये सोशल मीडिया है, ये सब तो कुछ था नहीं। तो मुझे लगता है कि जो लेफ्टिस्ट राइटर्स थे, वो चाहे प्रोज राइटर हों या पोइट्री के, उन्होंने ये जो मास मीडिया था सिनेमा, उन्होंने एक कोई सोचे समझे तरीके से तय किया कि हम सबको इसके अंदर चला जाना चाहिए, और फिल्म के ज़रिया हम अपनी जो मैसेज है या जो हमारी वैल्यूज़ है वो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप देखिए, वो शैलेंद्र हों, साहिर हों, मजरूह हों, कैफ़ी हों, जानिसार अख्तर हों एक तरफ, दूसरी तरफ कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, आप देखते जाइए कि ये सारे चाहे प्रोज राइटर हों या पोइट्री राइटर हों, ये आगे पीछे विदिन 5-6 ईयर्स हिंदी सिनेमा में गए। और इन्होंने जाके, ऐसा नहीं कि वहाँ जाके देखिए, जब आप कमर्शियल मीडियम में काम कर रहे हैं तो बहुत वक्त आपको तरह तरह के और भी गीत या डायलॉग लिखने होते हैं, कहानियाँ भी लिखनी होती हैं, वो शुगर कोट तो करना पड़ेगा आपको दवा को। लेकिन उसके साथ साथ जब आप गौर से साहिर के, कैफ़ी के, शैलेंद्र के आप गाने सुनेंगे, जानिसार अख्तर के गाने सुनेंगे, मजरूह के गाने सुनेंगे, तो आपको कितने उनके गीत मिलते हैं जो किस तरह की वैल्यूज़ बांट रहे हैं पॉपुलर सिनेमा में। आपको कितने डायलॉग मिलेंगे, कितने सीन मिलेंगे कृष्णचंद्र के लिखे, बेदी के लिखे, इस्मत चुगताई के लिखे, कि जो क्या आप में क्लास कॉन्शियसनेस पैदा कर रहे हैं, कि क्या एक्सप्लॉयटेशन है, क्या क्लास स्ट्रगल है, ये मेन स्ट्रीम सिनेमा में ये लोग ले गए थे। अब देखिए, ऐसे ऐसे डायलॉग जहन में आते मेरे कि वो कैसे एक जुमले में क्या क्या कह देते हैं, ऐसे ऐसे गीत जहन में आते हैं कि एक लाइन में शैलेंद्र ने, साहिर ने, कैफ़ी ने क्या क्या कहा है। तो ये मुझे लगता है कि इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक पॉपुलर मैस मीडिया जो था उसमें के थ्रू अपना पैगाम पहुंचाने का एक बहुत ऑर्गेनाइज, सोचा समझा कदम था। कोई मिसाल आप देना चाहेंगे लिरिक्स के हवाले से, प्रोग्रेसिव राइटर्स की, तरक्की याफ्ता तहरीक के हवाले से? वो सुबह कभी तो आएगी साहिर का, साहिर की वो सुबह कभी तो आएगी, तो पूरा एक तरह से वो तो मैनिफेस्टो है सोशलिज्म का, आप अगर उसे पूरी नज़म को पढ़ेंगे। या शैलेंद्र कितने लाइट हार्टेडली, वो जो कितना हल्की तरह से, शैलेंद्र में मजरू साहब मुझे कहते थे कि हम लोग शायर हैं जो गाने लिखने लगे हैं, गीतकार सच्चा सिर्फ एक है, वो है शैलेंद्र। तो वो बड़े ऐसे तरीके से कह देते थे कि आपको पता, वो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम। अब ये क्या है? अब ये दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। अब बिल्कुल लाइट हार्टेड गाना है। छोटे से घर में गरीब का बेटा
मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा, रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जरा जीवन बाती, भूख न है बड़े प्यार से पाला। अब क्या कह दिया उसने? खुश हूं मगर आजाद नहीं मैं, आबाद नहीं मैं, गम से अभी आजाद नहीं मैं, मंजिल मेरे पास खड़ी है पाँव में लेकिन बेड़ी पड़ी है, टांग अड़ाता है दौलत वाला। अब ये क्या है? ये कितने ये लाइट हार्टेड गाने हैं, और इसमें क्या कह रहा है शैलेंद्र, आप ये देखिए कितने गाने हैं। एक वो शायर का गाना देखिए जो क्लास डिफरेंस पे ही है ना, कि दो कलियां गुलशन की, एक सेहरे के बीच गुंधे और मन ही मन इतराए, दूजी अर्थी भेड़ चढ़े और मिट्टी में मिल जाए, किसको मुजरिम समझे कोई किसको दोष लगाए। दो बूंदे सावन की, एक सीपी की गोद में टपके और मोती बन जाए, दूजी गंदे जल में गिरकर अपना आप गंवाए, किसको मुजरिम समझे कोई किसको दोष लगाए। दो सखियां बचपन की, एक सिंहासन पर जा बैठे रूपमती कहलाए, दूजी अपने रूप के कारण गलियों में बिक जाए, किसको मुजरिम समझे कोई किसको दोष। क्या है ये? कितने गाने ही गाने हैं। वो आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो देखता इस तरफ है कम, ये भी शाहिर का गाना। तो कितने वो गीत थे, कितने गाने हैं। या जो कैफी साहब का गीत नेहरू जी के उसके लिए लिखा है उन्होंने फिल्म नौनिहाल में, कि एक एक उसका बंद आप सुनिए तो वो क्या कह रहा है। तो ये बहुत कुछ था। और ये डायलॉग में मैं आपको एक पिक्चर का डायलॉग सुनाता हूँ कि वो हीरो सड़क पे चला जा रहा है और एक इंदिराज आनंद के अब्बास साहब के बेहतरीन दोस्त थे, वो भी लेफ्टिस्ट ही थे। तो वो एक गरीब है, भूखा है, और वो एक साहब का वो गिर गया है बटुआ नोटों से भरा हुआ, तो जाता है कहता साहब ये आपका बटुआ गिर गया था। मोतीलाल है वो, मोतीलाल वो बटुआ लेते हैं, उसकी हालत देखते हैं राज कपूर की, कहते आओ मेरे साथ चलो। ले जाता है, 5 स्टार होटल में पार्टी चल रही है, तो ये गरीब आदमी है, हैरत से देखता है, कहता है ये कौन लोग हैं? मोतीलाल कहता है कि ये वो लोग हैं जिन्हें नोटों से भरे बटुए मिले थे लेकिन उन्होंने वापस नहीं किए। तो ये जो सेंसिबिलिटी है, मुझे दुख ये है कि वक्त के साथ ये सेंसिबिलिटी कमर्शियल सिनेमा से कट कर दी गई है, गीतों में भी और डायलॉग में भी। सेंसिबिलिटी से मुराद ये कि जब ये चीज़ आपके अंदर घर कर जाती है कि आपकी एक समाजी जिम्मेदारी भी है, तो हर चीज़ को आप उस चश्मे से देखते हैं। तो ये सेंसिबिलिटी जो जिसका आपने जिक्र किया। शबाना जी, आप तरक्की याफ्ता तहरीक प्रोग्रेसिव मूवमेंट के हवाले से कुछ अगर जोड़ना चाहें कैफ़ी साहब की शायरी में, या कुछ आप कहना चाहें? देखिए, जब भी मैंने काम किया है, चाहे वो मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में ही सही, तो कैफ़ी साहब की जो नज़्म है मकान, वो मेरे लिए एक बिल्कुल लाइट हाउस की तरह है, जिसमें जैसे कि आपने उसका कुछ बंद सुनाया कि आप सुनाएं, सदाबहार है वो, तो सुनाएं आप। अच्छा, पूरी तो बराए शायद मुझे मेहरबानी। याद नहीं है, मगर आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो मैं भी उठूं, तुम भी उठो तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। तो ये नज़्म जो है उस वर्कर के बारे में है जो अपने खून और पसीने से ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाता है, और जब बिल्डिंग बन जाती है तो एक चौकीदार को वहाँ खड़ा कर दिया जाता, और वो ही मज़दूर जिसने अपने खून पसीने से इस बिल्डिंग को बनाया है, वो जो है उसको इजाज़त नहीं है वहाँ जाके बन गया काम करने कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया, की। सो रहे खाक पे में हम शोरिश तामीर लिए, अपनी नस नस में लिए मेहनत पे हम की थकन, बंद आंखों में उसी कसर की तस्वीर लिए, दिन खटकता है अभी तक तरह अब तक रात आंखों में खटकती है स्याह तीर लिए, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी।
सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाए। तो ये जो मेरा काम जो है वो मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में जो है उसमें मकान का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। फिर औरत जो उनकी नज़्म है उसको लेकर जो औरतों के साथ मैंने काम किया है, या उनकी कई फिल्में हैं फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़, जैसे कि राम का बनवास। हाँ, राम बनवास से जो लौट के घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए, रक़्स दीवानगी जो आंगन में देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहाँ से मेरे घर में आए। तो भगवान करे, अब हवा बदल रही है, भगवान करे राम का बनवास जो कैफ़ी आज़मी ने जिसकी तरफ इशारा किया था वो ख़त्म होगा। और अब एक चीज़ जो मैं कहना चाह रही थी वो ये है कि जानिसार अख्तर और कैफ़ी आज़मी को अगर हम थोड़े, इफ़ आई एम नॉट बीइंग टू इsoteric, थोड़े मल्टी डिसिप्लिनरी अंदाज में देखें, साइकोलॉजी का चश्मा पहन के देखें, तो दोनों एक तरह से कम या ज़्यादा लेफ़्ट ब्रेन राइट ब्रेन की आमेजिश थे, कॉम्बिनेशन थे। मतलब रोमानवी मिजाज भी था, दे वर डीपली रोमांटिक, लेकिन एक तरक्की याफ्ता सोच, प्रोग्रेसिव सेंसिबिलिटी भी थी। तो थोड़ी तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इसकी जो आमेजिश थी, लेकिन अगर कोई और मिसालें आप देना चाहें इस दिस लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कॉम्बिनेशन जो उन दोनों में थी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मुकम्मल पर्सनालिटी के लिए ये ज़रूरी है कि आप में 50% मर्द और 50% औरत हो। इतनी भी निस्वानियत नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ औरत रहें, और इतनी भी मर्दानगी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ मर्द रहें। अर्धनारीश्वर कभी की भी मिसाल है हमारी तहजीब जी। में। तो कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंसिटिव कलाकार है, ये सेंसिटिव आर्टिस्ट है, चाहे वो पोएट हो, राइटर हो, पेंटर हो, एक्टर हो, उसमें ये बैलेंस होना चाहिए। और ये जो शायर हैं, चाहे वो अख्तर हो या कैफ़ी हो या फैज़ हो, इन सब में आपको ये नज़र आता है। तो उनमें दोनों पहलू जो हैं वो पूरी तरह से बैलेंस है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अख्तर साहब का जो एक्सप्रेशन है वो कैफ़ी साहब के एक्सप्रेशन से थोड़ा अलग है, लेकिन बात दोनों वही करते हैं। जावेद साहब, आप तो खुद इसका मुजस्समा है, तो आपको कुछ कहना चाहिए इस बारे में। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि कैफ़ी साहब का जो सफ़र है वो यकीनन अब एक मामले में अपने बाकी कलीग से ज़्यादा लंबा है। वो एक ट्रेडिशनल शिया फैमिली में पैदा हुए और गाँव में पैदा हुए, वो वहाँ से शुरू हुए, वहाँ से चले। वो सुल्तानुल मदारिस का किस्सा सुना? हाँ, और उसके बाद उनको भेजा गया मदरसे में मौलवी बनने के लिए, जहाँ उन्होंने जाके कुछ स्ट्राइक कर दी तो निकाल दिए गए वहाँ से अपने साथियों समेत। तो उनके आयशा सिद्दीकी एक राइटर हैं, प्रोग्रेसिव राइटर, उन्होंने लिखा है कि कैफ़ी साहब को उनके बुज़ुर्गों ने मदरसे भेजा था कि वो बुज़ुर्गों की क़ब्र पे फातिहा पढ़ना सीख जाएंगे, तो वो तो मज़हब पर ही फातिहा पढ़ के बाहर आ गए। तो कैफ़ी साहब ने खुद ये लिखा है कि वहाँ मदरसे में जो मैंने मौलवी देखे, उसके बाद मैंने ज़िंदगी भर जन्नत के लिए कोई काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ, ये मेरी बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है कि इनका सफ़र कैफ़ी साहब का बहुत लंबा रहा। देखिए कहाँ से शुरू हुए, और उसके बाद वो एक जो ज़मींदार फैमिली की जो तासुब होते हैं, जो प्रेजुडिसेस होते हैं ज़मींदार फैमिली के, उन सबको अपने अंदर से निकाल देना, उस समाज में जो औरत की हैसियत होती है उस ख्याल को दिल से निकाल देना, उस समाज जो, अगर एक मजहबी घर में आप पैदा हुए हैं तो कहीं ना कहीं कोई मजहबी प्रेजुडिस तो होगा, उसको पूरी तरह निकाल देना अपनी शख्सियत में से, और तो वो पूरा अपने आप को धो लेना आसान काम नहीं। इसके मुकाबले मैं समझता हूँ कि अख्तर साहब हों या जाफरी साहब हों या फैज़ साहब, वो एक पोजीशन, एक बेटर पोजीशन से शुरू हुए थे, वो इतनी दूर से आए नहीं थे। एक, और मैं ये कह सकता हूँ, कम से कम मैं उन दो के बारे में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं अपने फादर के बारे में बोलूँगा कि तमाम कम्युनिज्म, तमाम प्रोग्रेसिव थॉट के साथ उनके अंदर वो पुराना
रचाव बहुत सारी बातों का गया नहीं था। अगर हम उनका घरांगन जो पोइट्री, बड़ी दिलचस्प किताब है, वो कभी मिले तो पढ़िएगा, इसलिए कि शायरी तो शादी के बाद ख़त्म हो जाती है ना, तो या तो मुझसे पूछिए। ये लंका में हुआ था एक बार और ये अब हो रहा है। घर का भेदी ऐसा ही करता है। तो आमतौर से मोहब्बत या तो नाकाम हुई तो फिर वो अमर हो गई, लेकिन अगर हैप्पी एंडिंग हुई तो उसके बाद पोइट्री नहीं होती है। लेकिन अख्तर साहब ने एक पूरी किताब लिखी है घर आंगन, जिसमें सारी पोइट्री शादी की बात की जो ज़िंदगी है उसके बारे में है। बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके बाद भी मुझे उसमें ऐसा लगता है कि जो औरत निकल के आती है वो एक ट्रेडिशनल इंडियन औरत है। तो कहीं उनकी फैंटेसी में जो औरत है वो ट्रेडिशनल इंडियन औरत है। तो वो मेरे ख्याल से जो ट्रेडिशन की ग्रिप उन पे थी वो बहुत गहरी कैफी साहब के मुकाबले में थी, मेरा ऐसा ख्याल। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनकी शायरी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि वो इतनी आज़ादी उसमें नहीं दिख रही मुझे तो वो हिंदुस्तानी औरत जानी पहचानी लग रही है। अब किस्मत भी उनकी ऐसी थी कि उनकी ज़िंदगी में जो औरतें आईं, चाहे वो मेरी माँ हो या मेरी माँ के मरने के बाद जो उन्होंने दोबारा शादी की, मेरी बहनों की माँ, वो सब औरतें ऐसी थीं कि वो खिदमत में ही लगी रह, पूजा ही करती रहती थीं। तो अब उनकी भी आदत बिगड़ी हुई थी थोड़ी सी, तो ये भी था। तो ये डिफरेंस मुझे ज़रूर दिखता है उन लोगों में। हालांकि जहाँ तक बाकी सोशल वैल्यूज़ का ताल्लुक़ है, वो तो जाहिर है कि इन सब का जितने प्रोग्रेसिव पोइट्स या राइटर्स हैं उनका एक ही रहा है, ए रिलीजियस टोटली। मतलब हमको तो बचपन में बताया गया बेटा ये काम ना करना, तुम इधर से दूर ही रहो। तो लोग बचपन में तालीम देते हैं मजहबी या नहीं देते, हमको उसके ख़िलाफ़ दी गई थी, मुझे तो दी गई कि ये बहुत गड़बड़ काम है, इसमें कभी जाना ही मत तुम। तो मौलाना सुन रहे हैं ना आप, सामने बैठे हो जी जी। तो अब गुफ्तगू या कहना चाहिए तबादला ख्याल की रवानी कुछ यूँ रही कि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरा, आखिरी मरहले पे हैं हम। तो एक मैं आप सब की तवज्जो चाहूँगी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, अक्सरियत नौजवान तबके की है यहाँ, तो एक सुलगता सवाल है जो ज़ाती तौर पे मेरे लिए मुझे बहुत अहम लगता है। शबाना जी, जावेद साहब, वन ऑफ द मैनी थिंग्स वी एडमायर अबाउट यू इज़ हाउ कल्चर्ड यू आर, हाउ कल्चरली ग्राउंडेड यू आर। मतलब आप दोनों की जो देसी अदब पे पकड़ है वो इतनी गहरी है, और आपका साथ ही देसी अदब के अलावा आपका एक वर्ल्ड व्यू है, एक विश्व दर्शन है, एक दुनिया को देखने का नज़रिया है। तो आप एक तरफ आपने हिंदुस्तानी होने की, एंड व्हाट डज़ इट मीन टू बी इंडियन का आपने जिक्र किया, तो आप बुज़ुर्गों की एक तरफ जो हमारे अजदाद गुज़रे हैं, पूर्वज गुज़रे हैं, ख़ासकर अगर हम तहरीक आज़ादी, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, उसके हवाले से जो हमारे अजदाद हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं, जो हमारे उस्ताद उस्तानिया जो शायर गुज़रे हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन साथ ही एक लकीर का फ़कीर वाली दकियानुस बात नहीं है, वो ब्लाइंड फेथ नहीं है। तो ये बड़ा, मेरे ख्याल से बड़ा दुर्लभ संयोग है, बड़ी नायाब ये आमेज़िश है एक तरह की, इस तरह की सोच की। तो जश्न रेख्ता में सामीन जो हैं अक्सरियत उनमें नौजवान तबके की है, और आपने जयपुर में जो हैं सैफ महमूद साहब से एक दिलचस्प गुफ्तगू में कहा था दैट वी आर एन एंशिएंट सिविलाइजेशन दैट इज़ फुल ऑफ यंग पीपल। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि जो आज की नौजवान पीढ़ी है उनके लिए एक अहम सवाल, अ क्रिटिकल क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी बी कल्चरली रूटेड एंड येट बी प्रोग्रेसिव, कि हम अपनी जड़ें भी ना खोएं लेकिन तरक्की याफ्ता सोच भी हमारी हो। तो ये कैसे, ये जो कल्चरल प्रोजेक्ट है इसके बारे में आप कुछ कहें, बिकॉज यू आर बोथ यूथ आइकॉन्स एज वेल। सो देखिए, एक मिसाल मैंने इससे पहले भी एक आध बार दी है, तो ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियसली मेरे माइंड में आई है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ एक आध बार। और ये इसलिए कह देना चाहिए कि आजकल हर चीज़ जो है वो यूट्यूब पे आ जाती है, तो अभी मैं जाहिर करूँ, अभी मैंने सोचा है तो पकड़ा जाऊँगा, तो बेहतर है बता ही दो। तो क्या आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं कि एक डोरी में छोटा सा कंकर बांधते हैं, और वो छोटा सा पत्थर बांध के उसे डोरी को अपने सर के ऊपर घुमाते हैं, धीरे धीरे डोरी छोड़ते जाते हैं,
और वो सर्कल जो है बड़े से बड़ा होता चला जाता है। ये पत्थर जो है ये रिवोल्ट है, वो दूर जाना चाहता है। ये डोरी जो है ये ट्रेडिशन है, वो उसे रोकती है। अगर आप डोरी तोड़ देंगे तो पत्थर भी गिर जाएगा, अगर आप पत्थर निकाल देंगे तो डोरी इतनी दूर तक जा ही नहीं सकती। ये दोनों चीजें चाहिए। हम अपनी ट्रेडिशन को तोड़े नहीं, लेकिन उसे जिसे कहते हैं अंग्रेजी में आजकल पुशिंग द एनवेलप, वो होता रहे, धीरे धीरे उसे धकेलते रहो, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते रहो। जो चीज़ें कमज़ोर हैं, ख़राब हैं, जो पत्ते सूख गए हैं, वो डाली से गिरते रहें, और जो नए पत्ते हैं उनको इजाज़त दीजिए कि वो उभरें, उनकी नशोनुमा हो, नई नई, और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहें। दोनों चीज़ें चाहिए हमें, एक से काम नहीं चलेगा। जिस तरह पेड़ जो है उसे जड़ें भी चाहिए और शाखें भी चाहिए। पेड़ सिर्फ जड़ नहीं होता है, पेड़ सिर्फ शाख नहीं हो सकता, और जितना ऊंचा पेड़ जाएगा, जितना वो फैलेगा, उतनी ही उसकी जड़ें गहरी होनी चाहिए, वरना वो डिसबैलेंस होकर गिर जाएगा। तो हम सबसे बड़ी बात जो है वो ट्रेडिशन कहाँ से आती है? हमारी ट्रेडिशन आती है हमारी ज़बान से। एक तो हमारे बच्चों को जो भी ज़बान है, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, उर्दू, जो भी मदर टंग है बच्चे की, वो उसको आनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश, उसे इंग्लिश भी आनी चाहिए। इंग्लिश आपको ब्रांचेस देगी, शाखें देगी, आपकी अपनी ज़बान आपको जड़ें देगी। दोनों चीज़ें चाहिए। हम अपनी ज़बान से कट गए तो अपनी परंपरा से, अपनी रवायत से, अपनी ट्रेडिशन से, अपनी हिस्ट्री से, अपनी शनाख्त से, अपनी आइडेंटिटी से कट गए। ज़बान आना ज़रूरी, वो जो भी आपकी ज़बान, और दूसरे अंग्रेजी आना भी ज़रूरी, इसलिए कि उसके बिना आप दुनिया में फैल नहीं पाएंगे। बस ये अगर है, हम लोग करते ये हैं कि हम ट्रेडिशन को, परंपरा को, कल्चर को रिलीजन बना देते हैं। सिर्फ रिलीजन में ही है वो, ऐसा नहीं है। हमें तो नहीं सिखाया गया रिलीजन, तो क्या हमारे अंदर ट्रेडिशन नहीं है? हम अपनी ज़मीन से नहीं जुड़े हुए हैं? बल्कि ख़तरनाक बात होती है, ज़्यादा बच्चे को आपने रिलीजियस किया और परोकियल हो जाता है। उसके अंदर अजीब अजीब प्रेजुडिस, कल्चर में प्रेजुडिस नहीं है, रिलीजन्स में है। आप कुछ कहना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे? नहीं, मैं अपनी बात ख़त्म करने, अगर आप इजाज़त दें तो कैफ़ी साहब की एक छोटी सी गज़ल जी है। बिल्कुल। और जो किताबें आने वाली हैं जानिसार अख्तर और कैफ़ी साहब के ऊपर, उनकी शायरी और उस सब से मुतालिक, उसके बारे में भी आप जी, पहले तो वही मैं बता दूं कि वेस्टर्न अमेज़ॉन, कैफ़ी साहब की 14 जनवरी को उनकी बर्थ सेंटेनरी है, और सारे साल में हम लोग बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं, जिसमें जो एक लिट फेस्ट है उसमें जानिसार अख्तर की 25 नज़में, जिसका नाम है खाके दिल, एशेस ऑफ द हार्ट, पवन वर्मा साहब ने इनको ट्रांसलेट किया अंग्रेज़ी में। ये इसको चुना है मैंने, और इसका फॉरवर्ड मैंने लिखा है। और कैफ़ी साहब की मेरा माजी मेरे कंधे पर का ट्रांसलेशन, द पास्ट ऑन माई शोल्डर, दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय मीर अली हुसैन। तो ये जो हैं एक 2 किताबें गिफ्ट पैकेट के तौर पर रिलीज़ होने वाली हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। उसमें बहुत ही नायाब तोहफा होगा। उसमें फॉरवर्ड जावेद साहब ने लिखा, और उसकी जो लिस्टिंग है वो भी जावेद ने ही की है, उसका सिलेक्शन। तो आजकल जो है इन्वायरमेंट की हम लोग बात करते हैं। आज से बहुत साल पहले कैफ़ी साहब ने ये गज़ल लिखी थी जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत सादा ज़बान में। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको सुनाना चाहूँगी। जी। शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, हर शराब उनको समंदर नज़र आया होगा।
बिजली के तार पे बैठा हुआ तन्हा पंछी, बिजली के तार पर बैठा हुआ तन्हा पंछी सोचता है कि वो जंगल तो पराया होगा, शोर यूं ही नमरिंदों ने मचाया होगा, वाह। कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। वाह, बहुत शुक्रिया। शबाना जी और जावेद साहब जी। नहीं आप इतनी जल्दी शुक्रिया न अदा करें, इसलिए कि एक नज़्म तो मैं भी सुनाऊंगा। ये शबाना ने अपनी गुफ्तगू में एक बात कहा था कि कैफ़ी साहब की करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं था, कौल और फ़ेल में। आमतौर से शायरों के होता है और होना भी चाहिए, इसलिए कि उनका कौल या उनकी कथनी इतनी अच्छी होती है कि फिर फ़ेल या करनी उतना अच्छा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन कैफ़ी साहब वाकई अगर सोशलिज्म की बात करते थे तो वैसे ही रहते थे, अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे वो तो ज़िंदगी में थी, अगर सेकुलरिज्म की बात करते थे तो वही उनके जीने का तरीक़ा था। मैं एक बहुत ही हम्बल मेरा एक इज़हार अक़ीदत है उनकी तरफ, एक नज़्म। अजीब आदमी था वो, और जो कुछ उन्होंने किया वो आप लोग जानते हैं। अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था, कभी वो सिर्फ फूल था, कभी वो सिर्फ आग था। अजीब आदमी था वो मुफलिसों से कहता था कि दिन बदल भी सकते हैं, वो जाबिरों से कहता था तुम्हारे सर पे सोने के जो ताज हैं कभी पिघल भी सकते हैं। वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूँ, सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, हवाओं से वो कहता था मैं तुमको मोड़ सकता हूँ। वो ख्वाब से ये कहता था कि तुझको सच करूँगा मैं, वो आरज़ू से कहता था मैं तेरा हमसफ़र हूँ, तेरे साथ ही चलूँगा मैं, तू चाहे जितनी दूर भी बना ले अपनी मंजिलें, कभी नहीं थकूँगा मैं। वो ज़िंदगी से कहता था कि तुझको मैं सजाऊँगा, तू मुझसे चांद मांग ले मैं चांद लेके आऊँगा। वो आदमी से कहता था कि आदमी से प्यार कर, उजल रही है ये ज़मीं कुछ इसका आप सिंगार कर। अजीब आदमी था वो ज़िंदगी के सारे गम तमाम दुख हर एक सितम से कहता था मैं तुमसे जीत जाऊंगा, कि तुमको तो मिटा ही देगा एक रोज़ आदमी, भुला ही देगा ये जहां, मेरी अलग है दास्तां। वो आँखें जिनमें ख्वाब हैं, वो दिल है जिनमें आरज़ू, वो बाजू जिनमें है सकत, वो होंठ जिन पे लफ्ज़ हैं, रहूँगा उनके दरमियाँ कि जब मैं बीत जाऊँगा। अजीब आदमी था वो। शबाना जी, जावेद साहब, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप दोनों द डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ योर कैरेक्टर एंड पर्सनालिटीज़ इज़ कि आप इतने ज़िंदा दिल हैं। तो आपकी जो ज़ाती सियासत है उसका सबसे बड़ा इश्तिहार यही है दैट यू सीम टू बी हैविंग सो मच फ़न इन योर लाइफ। तो अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद आप बम्बई से हमारे दिल्ली शहर आप तशरीफ़ लाए, आपने जहमत की, तो इसका तहे दिल से हम शुक्रिया आपका अदा करते हैं। एंड एज़ ऑलवेज़ यू वर एजुकेटिव, यू वर इंस्पायरिंग एंड यू वर इंथ्रोलिंग, सो थैंक यू सो वेरी मच।